झरने वाले पहाड़ों में बहू का ससुराल। मम्मी बचा लो मम्मी। मम्मी बचा लो वरना मर जाएंगी। पापा दादी बुआ किसी को बुलाओ, हमें बचाओ मम्मी। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, चिंता मत करो। हे भगवान, प्लीज मेरे बच्चों को बचा लो। आज जो भी कुछ हो रहा है, अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। आखिर क्या हुआ जिस कारण दोनों मासूम बच्चे पहाड़ों पर इतनी खतरनाक जगह पर फंस गए? क्या मजबूरी थी जिस कारण ससुराल वालों को पहाड़ों में झरनों के बीच घर बनाकर रहना पड़ रहा था? और क्या होगा आगे, चलिए देखते हैं। बहू बच्चों को बचाने की लाख कोशिश कर रही थी, वहीं अचानक से इतना दुखद मंजर देखकर एक पल को उसकी आंखों के सामने अतीत के कुछ लम्हे आ जाते हैं। फ्रेंड्स, चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। वाटर पार्क चमें? इससे अच्छा ट्रैकिंग करने चलते हैं। पहाड़ों में झरनों के बीच कैसा रहेगा? भाई तो रहने दे, जब देखो तब पहाड़ों की बात करती है। मुझे तो ऊंचाई के नाम से ही डर लगता है। यार, पहाड़ के नाम से मुंह तो मत बनाओ। तुम लोग जहाँ बोलते हो मैं वहाँ जाती हूँ, है ना? हमेशा मॉल, वाटर पार्क और बीच से अब बोर हो गई हूँ। पहाड़ पर चलो ना यार प्लीज। रोशनी के जोर देने पर सारे दोस्त पहाड़ पर झरनों के बीच जाकर एंजॉय करने के लिए राजी हो जाते हैं। एक सुबह जल्दी सभी अपना ट्रैकिंग सूट और जूते पहनकर तैयार होते हैं और साथ में मिलकर ट्रैकिंग पर जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद, यार अभी कितनी दूर और जाना है? मैं तो अभी से थक गई हूँ। यार मुझसे भी नहीं चला जा रहा। यार वापस चलते हैं ना। बस अब कुछ ही दूरी पर वाटरफॉल है। चलो, अब इतनी दूर ही आए हो तो वाटरफॉल का मजा लिए बिना तो नहीं जा सकते। रोशनी थोड़ी देर कहकर दोस्तों को खूब लंबी ट्रैकिंग करके झरने पर ले जाती है, जहाँ झरने का बहाव और गहराई देखकर तो सारे दोस्तों के पसीने निकलने लगते हैं। वहीं रोशनी बढ़िया से पहाड़ों और झरनों के बीच एंजॉय कर रही थी। ये कितना गहरा है और मेरी तो देखकर ही पसीने छूट रहे हैं। यार मैं तो पानी में पैर भी नहीं रखूंगा, बहुत डेंजरस है। रोशनी अब बस बहुत हुआ, अब चलते हैं, ये जगह ठीक नहीं है। सारे दोस्त जैसे तैसे थोड़ी देर में वापस आ जाते हैं और रोशनी बुरी तरह गुस्सा हो जाती है। माइंड को पीस देने झरनों के बीच गए थे, लेकिन तुम तीनों ने तो दिमाग की बैंड बजा दी है। दोस्त को समझाते से पहले रोशनी वहां से चली जाती है और घर आकर सारी बात बताती है। अरे बेटा, इतनी छोटी सी बात पर उदास नहीं होते और हर इंसान को पहाड़ और झरने पसंद हो ये जरूरी नहीं है। आप तो कुछ नहीं समझती हो। पापा, मैं कब से कह रही हूँ एक घर ले लो ना पहाड़ों में, झरनों के बीच। वहाँ कितना सुकून है, हम तीनों खुशी से रहेंगे वहाँ पर। बेटा, पहाड़ों में घर बनाना बड़ी बात नहीं है, वहाँ के लाइफस्टाइल को अपनाना मुश्किल है। शहर में हर सुविधा है, पहाड़ों पर तो हफ्तों महीनों लाइट नहीं आती, और आती भी है तो 24 घंटे में 2 घंटे। बिना शॉपिंग, पार्टीज और दोस्तों के बिना रह पाओगी तुम? पापा आप उलझाओ नहीं, मुझे पता है पहाड़ों का जीवन तो हमारे शहरों के पॉल्यूटेड और शोर शराबे दिखावे वाले जीवन से अच्छा है। रोशनी अपने परिवार वालों को खूब मनाती है, लेकिन उसके पापा एक नहीं सुनते। वहीं एक दिन जब रोशनी कॉलेज गई होती है, देखिए रीमा जी, हमारी लाडली के लिए रिश्ता आया है, बताओ तो कैसा है लड़का? ये लड़का तो काफी अच्छा है जी, बस रोशनी को पसंद आ जाए। जब रोशनी घर आती है तो माँ पापा उसे लड़के की फोटो दिखाते हैं। ये क्या है माँ, मुझे शादी नहीं करनी। और पापा, मैं पहले ही कह देती हूँ कि मुझे पहाड़ों के झरनों के बीच में ससुराल चाहिए। जब ऐसा कोई रिश्ता मिले तो आप मुझे बताना। बेटा, तेरा दिमाग फिर गया है क्या? पहाड़ों में झरनों के बीच जैसा ससुराल सिर्फ फेरी टेल्स की कहानियों में हो सकता है, रियल में नहीं। और दीपक बहुत अच्छा लड़का है, वो तुझे बहुत खुश रखेगा। मैंने उसके पापा योगेश जी से बात कर ली है। अच्छा घर परिवार होने के कारण रोशनी ज्यादा कुछ कह नहीं पाती, बस उसे इस बात का मलाल था कि उसे झरनों वाला ससुराल नहीं मिला। करवा दो शादी, आज नहीं तो कल पहाड़ों में अपने झरनों वाला ससुराल जरूर बसाऊंगी। कुछ दिनों बाद जीवन जी लड़के वालों को घर बुलाते हैं। लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं। दीपक, मेरा हमेशा से ही एक सपना है, मेरा पहाड़ों में झरनों के बीच घर हो। तुम्हारे सारे सपने मैं पूरा करूंगा, तुम चिंता मत करो, बस मेरे घर वालों को कभी तकलीफ मत देना। जिसके बाद दोनों फैमिली पंडित बुलाकर शादी की डेट भी निकलवा देते हैं और कुछ ही दिनों बाद बड़े ही धूमधाम से दीपक और रोशनी की शादी हो जाती है और रोशनी दीपक के घर आ जाती है और सभी उसका बड़े अच्छे से स्वागत करते हैं। मेरी प्यारी भाभी का नए घर में स्वागत है, अंदर आओ बहू। रोशनी घर में आकर बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और फिर काव्या रोशनी को उसके कमरे में ले जाती है। कैसा लगा घर? ठीक ही है जी, लेकिन पहाड़ों पर झरनों के बीच बने घरों की बात ही निराली होती है। अरे मेरे ख्वाबों की रानी, कभी अपने ख्वाबों से बाहर आओ। देखो कितना प्यारा रूम डेकोरेट किया है, तुम्हारे पसंद के कलर लगवाए हैं और पूरा घर रेनोवेट करवाया है ताकि तुम्हें परेशानी ना हो यहाँ आने के बाद।
बहुत अच्छा लग रहा है जी, घर बहुत सुंदर है। जिसके बाद दीपक रोशनी के गले लग जाता है। अगली सुबह रोशनी जल्दी उठकर खाने की तैयारी में लग जाती है कि तभी सुनीता और योगेश जी वहां आते हैं। सुनीता बहू, ये तुम्हारी मुंह दिखाई का नेक, और बेटा दीपक, ये तुम दोनों के लिए हम दोनों की तरफ से छोटा सा तोहफा है। इसमें क्या है पापा? अरे अब लिफाफा खोल कर तो देखो, तब पता चलेगा। दीपक लिफाफा खोलकर देखने लगता है। मम्मी पापा ने आप दोनों के लिए हिमाचल की टिकट बुक की है, अब जाओ पहाड़ों में एंजॉय करो एक हफ्ता। रोशनी पहाड़ों के नाम से ही मन उछल पड़ती है। मुझे पता है बहू को पहाड़ों और झरनों से काफी लगाव है, इसीलिए हमने सोचा हिमाचल बेस्ट रहेगा। क्यों योगेश जी? सही कहा आपने सुनीता जी। बेटा जल्दी जाओ, अब पैकिंग करो, शाम की फ्लाइट है। जिसके बाद रोशनी जल्दी जल्दी पैकिंग करती है और दोनों पति पत्नी हनीमून के लिए हिमाचल निकल जाते हैं। दोनों पहाड़ों की वादियों में खूब घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, ट्रैकिंग, बंजी जंपिंग, ड्रोन फोटोशूट करवाकर अपने हनीमून को और खास बनाते हैं। और रोशनी और दीपक झरने पर भी खूब मजे करते हैं। ऐसे ही एक हफ्ता कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता और रोशनी और दीपक वापस अपने घर आ जाते हैं। भाभी कैसा रहा आपका हनीमून? मुझे तो वहाँ से आने का मन ही नहीं कर रहा था, इतनी प्यारी जगह थी वो। मम्मी जी हम पहाड़ों में नहीं शिफ्ट हो सकते हैं क्या? बहू पूरी जिंदगी हनीमून थोड़ी ना मनाना है, अब तो गृहस्थी में भी आना है, और जब मन करे चली जाना पहाड़ों में, साल में एक बार तो जा ही सकते हैं। सही कहा सुनीता जी ने। अगली बार हम सब साथ जाएंगे। भाभी वैसे क्या क्या किया पहाड़ों में? ये देखो फोटोज, हमने बंजी जंपिंग की, ड्रोन फोटोशूट और वीडियो खिंचवाए, और भी बहुत सारी फन एक्टिविटीज की। सभी फोटोज देखते हुए फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन ही रोशनी घर के कामों में लग जाती है। वो सुबह उठकर पूजा पाठ करके सास ससुर के लिए चाय बनाती, नाश्ता तैयार करती और फिर पति और नंद की टिफिन तैयार करके सबके लिए खाना बनाती। एक दोपहर। बहू खाना बहुत अच्छा बना है, लेकिन पहाड़ जैसा नहीं बनता है ना माँ जी। बहू यहाँ पहाड़ों का कहाँ कंपैरिजन होगा। शहरों की लाइफ तो तुझे पता है कितनी हेक्टिक होती है, पॉल्यूशन से भरी होती है। हाँ माँ जी, इसलिए तो कह रही हूँ कि हम पहाड़ों में शिफ्ट हो जाते हैं, न पॉल्यूशन होगा न शोर शराबा, जब ज्यादा लोग नहीं तो ह्यूमिडिटी भी नहीं, और तो और स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। बेटा सब ठीक है, लेकिन ऐसे सबको छोड़कर जाना तो पॉसिबल नहीं है ना। सुनीता जी पहाड़ों में जाने के लिए मना कर देती हैं। अब रोशनी आए दिन हर बात पर पहाड़ों का जिक्र करती और रात में रोज पति से भी पहाड़ों में जाने की जिद करती है। ऐसे ही 1 महीना 2 महीना ससुराल वाले नेग्लेक्ट करते हैं। बहू की जिद दिन व दिन बढ़ती जाती है। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं और रोशनी गर्भवती हो चुकी है। आई एम सो ग्लैड कि तुम मेरी जिंदगी में आई। फाइनली अब मैं पापा बनने वाला हूँ। लव यू जान और थैंक यू सो मच। दीपक रोशनी को गले से लगा लेता है। रोशनी, तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। तुम्हें जो चाहिए तुम मुझसे मांग सकती हो। मना तो नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं मेरी जान, कहो तो सही। प्रॉमिस करो पहले। प्रॉमिस? अब तो बता दो कि क्या चाहिए मेरी जान को। दीपक हम हमेशा के लिए पहाड़ों में झरनों के पास रहने चलते हैं ना। अरे तुम पागल हो गई हो, ये पॉसिबल नहीं है। तुमने ही कहा अभी मैं जो मांगूंगी दोगे, तो फिर अब क्यों मना कर रहे हो? मुझे पहाड़ों में रहना है, मेरा बचपन से सपना था। वैसे भी पहाड़ों में हमारा बेबी भी अच्छा रहेगा। बेबी को वो सुख सुविधा नहीं मिलेगी यहाँ जो सब है। दीपक के लाख समझाने के बाद भी रोशनी नहीं मानती और अपनी जिद पर अड़ जाती है। इस बार जिद इतनी गहरी थी कि वो खाना पानी तक छोड़ देती है। भाभी पहाड़ों में रहना आसान नहीं है, जिद छोड़ दो। बहू तू जो कहेगी हम सब करेंगे, बस ये जिद छोड़ दे। खाना खा ले, बच्चे पर असर पड़ेगा। बेटा ऐसे जिद करने पर बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। बेटा तू अपने पापा जी की बात भी नहीं मानेगी क्या? मैं बस पहाड़ों की झरनों के बीच रहना और अपना ससुराल चाहती हूँ। मेरा ये सपना ऐसा लगता है सपना ही रह जाएगा, इसलिए अगर अब नहीं पूरा हुआ तो कभी नहीं। और दीपक जी ने मुझे वचन दिया है, अगर आप लोगों ने मेरी ये बात नहीं मानी तो मैं भूखी मर जाऊंगी, लेकिन खाना नहीं खाऊंगी। घर वाले बहू को बहुत समझाते हैं, न मानने पर उसके पेरेंट्स भी बुलाए जाते हैं। बेटा मान जा, पहाड़ों में बहुत तकलीफ है, वहाँ ऐसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। बेटा ऐसे कब तक जिद पर अड़ी रहेगी? सब आप लोगों की वजह से ही हो रहा है। आप लोगों ने मेरी पहाड़ों में शादी कराई होती तो ये ना होता। अब मम्मी पापा आप लोग जाओ, ये मेरे ससुराल का मामला है। बेटी की ऐसी बात सुनकर रीमा और जीवन चुपचाप वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं। बहू की हालत खराब होती जा रही थी, लेकिन वो जिद पर अड़ी थी। आखिर में थक हार कर सभी को रोशनी की बात माननी पड़ जाती है और शहर का घर, गाड़ी सब बेचकर पूरा परिवार पहाड़ों में झरनों के बीच रहने के लिए निकल जाता है।
शहर से लंबा सफर तय करने के बाद फाइनली सभी पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं जहां ढेर सारे झरने थे। आई लव दिस व्यू। मैं रोज ऐसा व्यू देखूंगी। अब हम रहेंगे कहाँ और खाएंगे क्या? यही पहाड़ों के बीच रहेंगे और कहाँ। वो वहाँ ढेर सारे झरने हैं ना, उसी के बीच में घर बनाएंगे। वो जगह देखकर घर वाले बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। काफी खतरनाक जगह थी वो। अरे वहां रहना खतरे से खाली नहीं है। मैं रहूंगी तो वहीं रहूंगी, मैं कुछ नहीं जानती। रोशनी की जिद के आगे मजबूर ससुराल वाले उसकी बात मान जाते हैं। ससुर और पति झरने के बीच पहाड़ खोद कर एक बड़ा सा घर बनाते हैं। वहां बांस से बाहरी खुली जगह पर घेर कर ग्रिल लगाते हैं ताकि कोई भी पहाड़ से नीचे न गिर सके। घर के अंदर बढ़िया सी रसोई बनाई जाती है और एक साइड में दीपक वॉशरूम भी बनवाता है। रसोई और वॉशरूम तो ठीक है, रहने के लिए बेडरूम भी तो चाहिए, प्राइवेसी भी तो कुछ है। बहू, मुझे इतनी फिक्र होती है इन सब चीजों की, तो हम आज यहाँ न होते। अगर एक और कमरा बना इस घर में तो पहाड़ में हम सब दब जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं इतने में भी रह लूंगी। जिसके बाद रोशनी अपने सास के साथ मिलकर मिट्टी के बर्तन तैयार करती है और पानी भरने के लिए मटके भी बनाते हैं। साथ ही मिट्टी का चूल्हा तैयार करती है। जिसके बाद सभी झरनों के बीच पहाड़ पर बने घर में रहने लगते हैं। घर बेचकर मिले पैसों से दीपक और योगेश जी रोजी रोटी के लिए थोड़ी सी जमीन खरीद कर वहां खेती करना शुरू करते हैं और उससे जो भी अनाज और सब्जी उगते वो उनके रोजमर्रा के काम में आती है और बची हुई बेच देते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। 9 महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। रोशनी एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। अरे मैं दादा बन गया। सुनीता जी देखिए तो कितना प्यारा लल्ला है। लाओ माँ पापा, मैं भी तो देखूं मेरा भतीजा। सभी बच्चे की नजर उतारते हैं। अगर अभी हम शहर में रह रहे होते तो लल्ला के लिए सोने की चेन और कमरबंद बनवाती, लेकिन इस बहू ने सब सत्यानाश कर दिया। जितना पेनलेस डिलीवरी यहाँ हो गई है ना माँ, शहर में होती तो सी सेक्शन के बिना डिलीवरी ना होती। तभी कुछ पड़ोसने वहां आ जाती हैं। मुबारक हो बहन जी, बहुत प्यारा बच्चा है। हमें तो पता ही नहीं, हमारे पड़ोस में और भी कोई लोग रहने आए हैं। आज ही बच्चे की आवाज से पता चला। अब मिलती रहना बहन। ऐसे ही दिन बीतते हैं। बहू का बेटा सोनू बड़ा होने लगता है। अब रोशनी को पहाड़ों का स्ट्रगल समझ में आने लगता है। उसे सब्जी लाने के लिए नीचे खेतों में जाना पड़ता, जो कि था तो 100 मीटर, लेकिन गोल घुमावदार रास्तों से उतरने में खेत का रास्ता 2 किलोमीटर हो जाता था। ऐसे ही काव्या को भी कॉलेज जाने में काफी दिक्कत होती थी। पहाड़ों में रहने के कारण घर में हफ्तों तक लाइट नहीं रहती थी। रोशनी को चूल्हे की आग के उजाले और धुएं में खाना बनाना पड़ता था, जिससे उसकी आंखों पर असर पड़ता था और रात में आंख में जलन होती। मैंने पहले ही कहा था कि पहाड़ों में बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन तुमने एक नहीं सुनी। अब भोगो। जब पहाड़ों की मजे चाहिए तो थोड़ा सा स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। मतलब रोशनी को अभी भी अकल नहीं आई। कुछ दिन और बीतते हैं। सोनू 3 साल का होता है और रोशनी एक बार फिर से गर्भवती होती है। एक नन्हा बच्चा पहले से था और एक पेट में, जिस कारण इस बार बहू की तबीयत बिगड़ जाती है और डॉक्टर बहुत दूर होने के कारण वो पहाड़ों पर उगने वाली जड़ी बूटियों का ही सेवन करती है। बहू की तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। माँ जी चिंता न करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। देखो ना, यहाँ झरनों के बीच पहाड़ पर घर बनाने के बाद हम सबकी तबीयत सुधर गई है। और जो तेरी तबीयत बिगड़ी है बहू, उसका क्या? मैं भी ठीक हो जाऊंगी पापा जी, चिंता न करो। मैं भी बाहर से दवा लेकर आती हूँ। मम्मी मैं भी चलूंगा, मुझे भी लेकर चलो। सोनू की जिद पर रोशनी सोनू को भी खेतों की तरफ लेकर जा रही होती है। अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। तभी दीपक वहां आ जाता है। उसे उठाकर घर पर एक चारपाई पर लेटाते हैं। वहीं पहाड़ पर झरने के आसपास रहने वाली सारी औरतें वहां आ जाती हैं और दाई भी। दाई माँ मेरी बहू को बचा लीजिए, देखिए ना क्या हो गया मेरी बच्ची को। चिंता ना करो, सब सही होगा, बच्चा ठीक है, बस डिलीवरी जल्दी करवानी होगी। जिसके बाद सारी औरतें बहू के चारों तरफ कपड़ा लपेट देती हैं और दाई माँ बहू की डिलीवरी करवाती है। इस बार रोशनी को प्यारी सी बेटी होती है। मुबारक हो, लक्ष्मी आई है। आज घर वाले बहुत खुश थे और रोशनी भी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब रोशनी की तबीयत ठीक हो गई थी और बच्चा भी तंदुरुस्त था। देखा जी, मेरे बच्चों को पहाड़ों में पालने का डिसीजन गलत नहीं था। मेरा झरने वाला ससुराल तो और भी सुंदर हो गया अब, जब से ये दोनों बच्चे मेरी जिंदगी में आए। अब तो मुझे भी लगता है कि नियति को शायद यही मंजूर था। कई साल बीत गए, अब धीरे धीरे मन लगने लगा है यहाँ पे। पहाड़ों में स्ट्रगल करते हुए और 5 साल कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। अब बेटी रिंकी 5 साल और सोनू 8 साल का हो गया था। रोशनी दोनों को खुद से स्कूल छोड़ने जाती और लेने जाती। वहीं काव्या अपनी माँ पापा की सेवा और घर के काम में भाभी की मदद करती।
बचपन से सोचती थी पहाड़ों की ससुराल में जाकर ऐश करूंगी, लेकिन मैं तो थक जाती हूँ डेली की भागदौड़ से। ये पहाड़ बहुत खतरनाक है। अब तो नीचे खेती करने जाने की हिम्मत ही नहीं होती, जब से शरीर और बुद्धि हो गई है। सही कहा जी आपने। यहाँ तो आए दिन झरने के पानी के कारण फिसलन भरा रहता है, गिरने के चांस भी रहते हैं। बहुत तो संभल कर रहना। एक दिन जब दीपक काम से लौट रहा होता है तो देखता है कि झरनों के पास बना एक घर झरने के पानी में बह गया। घर के सारे लोग भी उसी के साथ बह गए। ये देख दीपक डर जाता है और घर पर जब अपनी बीवी को बताता है तो घर की मरम्मत नहीं हुई होगी इसलिए ऐसा हुआ उनके साथ। ये जरूरी नहीं ना कि हमारे साथ भी वही चीज हो। बहुत जो भी हो, बच्चों का ख्याल रखना कि बालकनी में ना जाए। अभी बहुत छोटे हैं ये, और हमारे घर के साइड से तो बड़ा वाला झरना बहता है। आप बेफिक्र रहो माँ जी। फिर रोशनी अपने काम में लग जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन, भाभी में मम्मी पापा हम लोग बुआ के यहाँ जा रहे हैं, शाम में आ जाएंगे। मैं खेतों में जा रहा हूँ, शाम तक आऊंगा। ठीक है जी, आप लोग जाइए। बच्चों पर ध्यान देना बहू। जी माँ जी। वहीं सबके जाते ही सारा दिन बच्चे संभालती रोशनी थक जाती है और थकान से बिस्तर पर सो जाती है। वहीं दोनों बच्चे रिंकी और सोनू कब बालकनी में पहुंच जाते हैं पता भी नहीं चलता। भैया देखो ना कितना सुंदर नजारा है। ये झरना देख कितना सुंदर दिख रहा है, दूध जैसी चमक रहा है। मैं छूकर दिखाऊं? नहीं नहीं मैं छूंगी इसे तो। नहीं मैं छूंगा पहले। और इस तरह दोनों बच्चे बांस से बने ग्रिल बाउंड्री पर चढ़ जाते हैं और झरने के पानी से भीगी लकड़ी के कारण उनका पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही वाले होते हैं कि रोशनी की नींद खुल जाती है और वो बच्चों को देखकर घबरा जाती है और जल्दी से बच्चों को पकड़ने के लिए भागती है। बच्चे झरने के पानी के साथ हजारों फीट ऊंची पहाड़ी से जमीन की ओर गिरते, इससे पहले रोशनी उन्हें हाथों में पकड़ लेती है। मम्मी मम्मी बचा लो। मम्मी हम अन्ना नहीं चाहते, प्लीज बचा लो मम्मी। मेरे बच्चों में तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, चिंता मत करो। रोशनी दोनों बच्चों को कसकर पकड़े रहती है और ऊपर खींचने की जी तोड़ मेहनत करती है। वहीं बाहर से बांस चरमराने लगता है और रोशनी भी गिरने की कगार पर थी। तभी दीपक वहां आकर रोशनी को संभालता है और दोनों बच्चों को बचाता है। मेरे बच्चों ठीक तो होना तुम? हाँ मम्मी हम ठीक है। थैंक यू मम्मी पापा हमें बचाने के लिए, वरना आज तो हम मर जाते। चुप, आज तो कह दिया, लेकिन आज के बाद ऐसी बात कहना भी मत। बच्चों गंदी बात है। दीपक दोनों बच्चों को गले से लगा लेता है। तभी रोशनी फूट फूट कर रोने लगती है। तब तक सास ससुर नंद भी वहां पहुंच चुके थे। क्या हुआ रोशनी, तुम रो क्यों रही हो? आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने अपने साथ आप लोगों की लाइफ भी किस तरह बर्बाद कर दी। इस झरने वाले पहाड़ में ससुराल बनाने के चक्कर में मैंने अपने बच्चों का भविष्य अंधेरे में डाल दिया। वहाँ शहर में हर सुविधा थी, पहाड़ों में झरने के बीच रहने के चक्कर में मैंने सब त्याग दिया। आज यही पहाड़ और झरने मेरे बच्चों की जान ले लेते। मेरे बच्चों को आज कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ न कर पाती। बेटा आप पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई थी? सब कुछ बिक गया, बर्बाद हो चुका है। अब हम चाहकर भी वहाँ जा नहीं सकते जहाँ हमारा सब कुछ था। और इस तरह हमेशा के लिए संघर्ष करते हुए रोशनी पहाड़ों पर अपने झरने वाले ससुराल में रहने